ये प्राइवेट प्लेसमेंट और फिर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है, यही है कि मतलब कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू करे हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू करी हैं टू ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर डिस्काउंटेड प्राइस पे, और वही मुझे प्राइवेट प्लेसमेंट की लग रही है। अब वो सब छोड़ो, सेक्शन 42 कर रहा है प्राइवेट प्लेसमेंट से डील कर रहा है, सेक्शन 62 प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट से डील कर रहा है। तो हमको सिर्फ इतना देखना है कि हम अगर इन्होंने कोई भी प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करी है तो फिर मतलब किस टाइप की सिक्योरिटीज़ इन्होंने, मतलब वो उन सब की डिटेल्स देनी है, किस टाइप की सिक्योरिटी अलॉट हुई है, कितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर को अलॉट किए गए हैं और कितना प्राइस था, और बाकी आपने सेक्शन 42-62 कंप्लाई करा है। और वो सब छोड़ो, अगर नॉन कंप्लाइंस हुए यानी मतलब तुमने कंप्लाई नहीं किया है तो मतलब नॉन कंप्लाइंट ट्रांजैक्शन में अमाउंट डाल देना कितना लिखा, और नेचर ऑफ नॉन कंप्लाइंस तो ये पढ़ लो पूरा, ख़त्म। विसल ब्लोअर का ये पहला टॉपिक, बेसिकली द रूल्स चेक दैट इफ़ द कंपनी लिसन टू पीपल हु रिपोर्टेड रॉन्ग डूइंग, मतलब कोई भी गलत काम को उन्होंने बताया है तो कंपनी ने मतलब क्या विसल ब्लोअर की कंप्लेंट सुनी है, और उन्होंने अगर सुनी है तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कैसे करी है इस पर। सो अब ये पूरा निधि कंपनी वाला सेक्शन है, ये अपना मतलब 12th पॉइंट है। पहली चीज़ क्या है, पॉइंट ए क्या है कि भैया निधि कंपनी के पहले निकालेंगे हम लोग नेट ओन्ड फंड NOF। तो ये क्या होता है, कंपनी सेविंग्स लाइक पेड अप कैपिटल, यानी जो भी हमारी पेड अप कैपिटल है उसमें ऐड कर लो लेफ्ट ओवर प्रॉपर्टी यानी रिजर्व एंड सरप्लस। अब इस रिजर्व एंड सरप्लस का आप 20 टाइम्स कर लो तो जो वैल्यू आएगी उतने आप डिपॉजिट, यानी आप उतना पैसा ले सकते हो अपने मेंबर्स से। जैसे आप यहाँ पढ़ सकते हो, निधि कंपनी नीड्स टू मेंटेन हेल्दी बैलेंस बिटवीन NOF एंड डिपॉजिट, दे कांट हैव डिपॉजिट मोर देन 20 टाइम्स ऑफ NOF। ये सिंपल पॉइंट है। तो देखो आप हमको यहाँ पढ़ना है, ये पॉइंट बी है। पॉइंट बी में क्या लिखा है, अगर निधि कंपनी को कोई भी डिपॉजिट्स मिल रहा है, फॉर एग्जांपल 20 करोड़ उनके टोटल डिपॉजिट्स है, तो उसके 10% यानी 2 करोड़ वो लोग डालेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में, जिसको ही हम कहते हैं अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट। और यहाँ पढ़ सकते हो, निधि कंपनी नीड टू मेंटेन सेफ्टी नेट फॉर डिपॉजिट डू बाय गिविंग अ पोर्शन डिपॉजिट इजी एक्सेसिबल। इसको हम लोग लगते हैं, निधि कंपनी कैन ओनली विड्रॉ फ्रॉम यूटिलिटीज विद परमिशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और ये हम लोग क्या मेंबर्स की ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए रखते हैं, ये होता है पॉइंट। सो ये वाला पॉइंट है, पॉइंट 14 का ए वाला पार्ट है। 14 का सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये अपना इंटरनल ऑडिट सिस्टम क्या है। सो इंटरनल ऑडिट सिस्टम कुछ नहीं है, आपने घर अपने मतलब कंपनी के अंदर ही कैसे टीम बिठा रखी है जो आपका सारे फाइनेंसेस चेक करती है, ये चेक करती है कि भैया जितना भी आपका काम हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी ऑपरेशन हो रहा है, वो एकदम स्मूथली हो रहे हैं और कोई भी आपने बड़ा इशू क्रिएट नहीं करा है। बाय कैचिंग इशूज अर्ली द कंपनी, मतलब आप बहुत बड़े झंझट से बच सकते हो पहले से, यानी सब वो चीज़ देखती है इंटरनल ऑडिट सिस्टम, ये सब चीज़ एकदम स्मूथली रन कर रहा है। फिर इधर आ जाओ, कमेंसुरेट क्या लिखा है यार, कम मैंसुरेट मतलब होता है कि मैचअप, यानी आपको देखना पड़ता है कि जो भी आपका इंटरनल ऑडिट सिस्टम है ये सब चीज़ें चेक कर रहा है कि सब स्मूथली रन कर रही है नहीं, वो मैचअप कर रहा है साइज़ या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर आप एक कारपेट कंपनी है, 20 एम्प्लॉई है, तो फिर आप ज़्यादा कुछ नहीं रखोगे, आप जो आपके फाइनेंसेस पे फोकस रहेगा तो वो आपका ओनर कर सकता है, अगर उसे थोड़ा बहुत अकाउंट आता है, या फिर वो कोई बुक कीपर को आप बुला सकते हो, वो ये काम कर सकता है। और अगर बात करें तो फिर ज़्यादा आपको इतने सेल्स रिकॉर्ड या फिर कोई बहुत बड़ी टीम के लिए आपको ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक अकेला बंदा भी काम कर देगा। तो मतलब कंपनी को अपना बस क्या देखना है, कितनी बड़ी साइज़ है कंपनी की। वहीं अगर हम बात करें बहुत बड़ी कंपनी, तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड टीम आएगी जो सब देखेगी कि मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस होएगा, और जो प्रोफेशनल तो आएंगे, मतलब प्रोफेशनल तो मतलब एक छोटी कंपनी के लिए भी आएगा, पर एक डेडिकेटेड टीम नहीं आएगी, एक बंदा आएगा। उनके पास स्पेशलाइज स्किल्स, यानी आपके पास ऐसे जो बंदे हैं मैनेजमेंट में, ऐसे बंदे बैठे जिन्हें उस इंडस्ट्री के बारे में, उस बिज़नेस के बारे में अच्छी खासी नॉलेज भरी पड़ी है। और फिर आप उनकी मतलब खुद की अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होंगे, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रही है, मतलब चीज़ें बढ़ती जा रही है, बड़ी कंपनी है तो मतलब एक उनके सॉफ्टवेयर हो सकते हैं वगैरह वगैरह। एक ब्रॉडर स्कोप होगा, मतलब ऑडिट्स में सिर्फ वो फाइनेंस पे फोकस ना करके वो बहुत सारी चीज़ों पे भी फोकस करेंगे, वो एफिशिएंसी पे काम करेंगे, आईटी पे काम करेंगे, सिक्योरिटी पे काम करेंगे, और रिपोर्टिंग रेगुलरली होगी। 14 पॉइंट का बी पार्ट ये कहता है कि मतलब कंपनी बाहर से एक इंटरनल ऑडिटर नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को बुला रही है। अब जब वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर आएगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट कि भैया वो जो, क्योंकि वो इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट बताएगी इंटरनल कंट्रोल की एक्यूरेसी के ऊपर, मतलब चेक्स द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कंसिडर इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। और पूरा उस पर रल नहीं करेगा, जो इंटरनल ऑडिट वो देखेगा कि भैया जो आपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो रिस्क को ना मतलब मैनेज कर पा रहे हैं, और जो मतलब एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं, यानी मतलब देख पा रहे हैं कि सारा का सारा जो जो एफएस है वो उसके लिए एकदम सही इन्फॉर्मेशन जाए। वहीं स्टैट्यूटरी ऑडिटर देखेगा कि मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं वो एकदम ट्रू और फेयर व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, और इंटरनल कंट्रोल को भी वो एक रिस्क असेसमेंट की पार्ट की तरह देखेगा।
सबसे पहली चीज़ ये है, कारों का 20th पॉइंट जो पहले वाली वीडियो थी उसे अब मत देखो, वो इर्रेलेवेंट हो गई है, और उसमें हम लोग पॉइंट ए को डिस्कस करेंगे। अब इसके हिसाब से सबसे पहले हम देखेंगे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है। तो अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट की बात करी जाए, ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अभी तक कंप्लीटेड नहीं हुआ है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इज़ अ प्रोजेक्ट विच हैज़ नॉट बीन कंप्लीटेड येट। हम लोग सिर्फ इस डेफिनेशन पर फोकस करेंगे। अब स्टोरी सुनते हैं। मान लो स्टोरी क्या है कि भैया हमने हमारी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत हमने 31 मार्च 2020 को हमने 500 CR का फंड निकाला, ताकि हम लोग एक कम्युनिटी के लिए एक हॉस्पिटल बनवाएंगे। अब हॉस्पिटल बनाने के लिए हमें 2 साल लग रहे हैं, और 2 साल के लिए हम लोगों ने 500 करोड़ रुपए निकाल लिए। अब 31 मार्च 21 तक हम लोगों ने 300 करोड़ तो स्पेंड कर दिए, ठीक है। अब बच गए कितने, 200 करोड़। अब इन 200 करोड़ का क्या ट्रीटमेंट है, अब हम लोग को पूरा कारो बताएगा। तो अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने 500 करोड़ का फंड निकाला, उसमें से हमने 31 मार्च 21 तक सिर्फ 300 करोड़ खर्च करें। तो अब भैया ये वो कारो की ये वाला पॉइंट बोलता है कि तुमने अब जो 200 करोड़ रुपए बच गए हैं ऑन द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ CSR, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ CSR, तो भैया तुम्हें ये वाला जो 200 करोड़ का फंड है इसे ट्रांसफ़र करना है। तो मैं शेड्यूल 7 फंड यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ से लिख लो। द प्रोजेक्ट इज इनकम्प्लीटेड विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, द रिजल्टिंग इज एन अनस्पेंट फंड लाइक रिमेनिंग 200 करोड़ आफ्टर द फर्स्ट ईयर, then the unspent amount must be transferred to a specific fund mentioned in Schedule 7 of Company Act within 6 month। यानी हमने 31 मार्च 21 तक हमारे 300 करोड़ ख़त्म हो गए थे, तो 200 करोड़ जो बचे हैं वो हम लोग 200 करोड़ हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे 30 सितंबर 2021 तक। ये जो आखिरी पॉइंट है, पॉइंट 21 ऑफ कारो, ये सिंपल सी बात कहता है भैया, मान ली कंपनी है लेट्स ABC। अब इसके अंदर बहुत सारी सब्सिडरी आती हैं। अगर इसमें बहुत सारी सब्सिडरी आ रही हैं और मान लो हर एक ये जो कंपनी है ABC कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, यानी सारी सब्सिडरीज की जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये अपनी मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड कर लेती है। मतलब एक टाइप की पूरा ग्रुप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई है। तो अब ये कहता है कि भैया जो ऑडिटर है ABC लिमिट का, वो चेक करेगा क्या। तो क्या चेक करेगा, वो चेक करेगा कि मान लो जो इंडिविजुअल ऑडिटर्स थे सब्सिडियरी कंपनी के, उन्होंने कोई एडवर्स रिमार्क दिया या फिर कोई कंसर्न जताया है रिपोर्ट्स के ऊपर। अब वो शायद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पे रिलेटेड हो सकता है, या फिर मान लो कोई कंसर्न ओवर गोइंग कंसर्न ऑफ दैट सब्सिडियरी एंड नॉट द मेन कंपनी ABC लिमिटेड। तो इससे क्या होगा, मतलब वो जो भी मतलब अगर ऐसा कुछ है तो वो जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो जो अपना मेन ऑडिटर है कंपनी का, वो उसको इंक्लूड करेगा अपने इसी कारों की रिपोर्ट में, और डिटेल दे देगा कौन सी सब्सिडरी कंपनी है, किस पैराग्राफ नंबर में लिखा है, वगैरह वगैरह। बाकी अब छोड़ दो।